नमस्कार, जय हिंद। एग्ज़ाम सीरीज 2023 के अंतर्गत चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम 2 अध्याय आपको करवा चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज हम करेंगे चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिनकी 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। तो हम इस चैप्टर को समझेंगे। जो ओटी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो आप यहाँ ध्यानपूर्वक यदि समझेंगे तो इनमें से ही आपको 1-2 प्रश्न ओटी मिल जाएंगे। तो क्लास 9th में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि जिन बच्चों को और डीपली पढ़ना है तो क्लास 9th का वीडियो ज़रूर देख लें। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें कि एक चर होता है, जैसे मान लो 2x + 5 = 2, इस तरह से कोई आ जाए तो इसमें हमारा एक वेरिएबल x है, तो इसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब वेरिएबल के रूप में x हो सकता है या y हो सकता है या z हो सकता है, यानी कोई भी वेरिएबल हम यहाँ ले सकते हैं। कहने का आशय वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, तो एक वेरिएबल से बना जो इक्वेशन होगा वो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो इससे हम इस एक वेरिएबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक चर वाले वेरिएबल का एक ही मान हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ देखेंगे हम कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर अर्थात एक चर यदि x के रूप में है तो दूसरा कोई चर हम y के रूप में ले सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ हमने लिया 2x + 3y = -2 और यहाँ ले लिया हमने x - 2y = 4। तो एक हमारा ये इक्वेशन हो गया और दूसरा हमारा ये इक्वेशन हो गया। तो इसमें देखेंगे पहले इक्वेशन में कि 2x + 3y = -2, तो इसमें चरों की संख्या यहाँ 2 है। इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन में भी चरों की संख्या यहाँ 2 है, यानी एक चर x के रूप में है और एक चर y के रूप में है। तो ये हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब रैखिक समीकरण युग्म, तो युग्म अर्थात इनके पेयर, यानी कि दोनों समीकरणों को एक साथ में लेकर के जब हम हल करेंगे तो रैखिक समीकरण युग्मों का हल कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2x + 3y = -2, तो इसको हम व्यापक रूप में या कॉमन रूप में इन इक्वेशन को कैसे व्यक्त करते हैं। तो व्यापक रूप में हम इसको लिख देते हैं a1x + b1y और =c1, या हम इसको c1 को इस साइड में लेकर के लिख सकते +c1। अब c का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ +c1 भी लिखते हैं, या हम इसी तरह से लिखने देते हैं। और दूसरा इक्वेशन हम लिख देंगे a2x + b2y और =c2। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि a1 और a2 ये हमारे अचर हैं, यानी कि ये वेरिएबल नहीं है। इसी प्रकार से b1 b2 और c1 c2 भी ये कांस्टेंट होंगे, यानी कि ये वेरिएबल या चर नहीं होंगे। और ध्यान देना है कि a1 का स्क्वायर और प्लस b1 का स्क्वायर किया जाए तो ये कभी भी =0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से a2 का स्क्वायर किया जाए और b2 का स्क्वायर किया जाए तो ये 0 के इक्वल ना निकले। तो इसमें ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर a, b और c, a, b एवं c, तो ये हमारी रियल नंबर्स हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो इसको हम कॉमन रूप में इस प्रकार से लिखते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापक समीकरण। तो ये दोनों हमारे व्यापक समीकरण हुए। अब a1 का तात्पर्य क्या है कि x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक 2 होगा। इसकी यदि तुलना करेंगे
तो ये x का गुणांक 2 है, तो ये a1 इक्वल 2 हो जाएगा। तो यहाँ यदि इस समीकरण की इससे यदि तुलना करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि a1 हमारा कितना होगा 2 और a2 कितना होगा इस x का गुणांक, यानी जब कोई संख्या नहीं होती तो एक गुणांक होता है, तो a2 हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से b1 देखेंगे तो b1 जो कि y का गुणांक होगा तो ये होगा यहाँ 3 और b2 ये हो जाएगा -2 और c1 ये होगा -2 और c2 हो जाएगा 4। अब इसके बाद हमें इसमें 3 कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पहली कंडीशन हमको मिलेगी कि a1 और a2 और ये इक्वल नहीं हो b1 अपॉन b2 के, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं हो b1 बटे b2। तो ऐसी जब कंडीशन होगी दोनों समीकरण की तुलना करने पर हमें ये चीज़ मिलेगी, तो हम इस कंडीशन में लिख देंगे कि उस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, या अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, यानी x का एक मान मिलेगा और y का भी सिर्फ एक मान ही मिलेगा। और इसमें यदि आलेख खींचा जाएगा तो इसकी रेखाएं हमें प्रतिच्छेदी, इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। मान लो एक L रेखा होगी, एक M, तो ये रेखाएं हमेशा एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी हमें, तो इस लाइन को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हिंदी में इसको एक अद्वितीय हल होता है, इस प्रकार से बोलेंगे। और हमें प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि समीकरण निकाय को बताइए कि संगत है या असंगत। तो जब किसी भी समीकरण का यदि एक हल निकले या एक से अधिक हल निकले तो ऐसे समीकरण निकाय संगत कहे जाते हैं, यानी इनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। तो ये हमारे कंसिस्टेंट यानी कि संगत कहलाएंगे। तो ऐसा समीकरण कैसा होता है? कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट होगा, या इसको कहते हैं अविरोधी। हिंदी वाले बच्चों के लिए पेपर में अवरोधी लिख करके भी आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना, इसी को बोलते हैं अविरोधी समीकरण निकाय। अब दूसरी कंडीशन हमें मिलेगी जिसमें a1 अपॉन a2 और इक्वल v1 अपॉन v2 और इक्वल c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों ये समान दिए होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ऐसी दशा में समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा अर्थात संगत होगा। तो इसको भी संगत और कंसिस्टेंट कह देंगे, क्योंकि अनंतता अनेक हल होते हैं, तो हल होते हैं तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा यानी कि संगत होगा। और इसमें जब आलेख खींचेंगे तो समीकरण एक की जो रेखा खींची जाएगी वही रेखा समीकरण दो की भी, उसी के ऊपर से समीकरण दो की भी रेखा खींची जाएगी, यानी कि यही रेखा हमारी L हो जाएगी और यही M रेखा हो जाएगी। तो ऐसी रेखाओं को हम अंग्रेजी में कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, यानी कि संपाती रेखा या कोइंसिडेंट लाइन। अब तीसरी कंडीशन हमें मिलेगी, तो उसमें दिया होगा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2। जब a1 a2 b1 b2 इक्वल हो और c1 c2 इक्वल नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है, तो यानी कि इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, तो कोई हल नहीं होता। तो अंग्रेजी में बोल देंगे इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो ये विरोधी होगा, तो ये दोनों अविरोधी होंगे। यदि ग्राफ बनाया जाएगा इन दोनों समीकरण का तो इसकी रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं,
यानी इस तरह से ये समांतर रेखाएं होंगी, रेल की पटरी की तरह। तो ये इस तरह से भी हो सकती हैं, इस प्रकार से भी हो सकती हैं, इस तरह से भी हो सकती हैं। तो इनको कहते हैं समांतर रेखाएं, और अंग्रेजी में बोलेंगे पैरेलल। तो इससे संबंधित हमें एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का आ सकता है, जिसमें हमें ये कंडीशन दी होगी और बोल दिया जाएगा कि बताइए इसका किस प्रकार का हल है। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो एक्सरसाइज 3.1 का हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 3.1 का ये तीसरा क्वेश्चन दिया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, और कुछ दिन बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसे हमें बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में निरूपण करना है। हमें इसमें सेव और अंगूर का मूल्य नहीं पूछा गया है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ, तो पहले हम इसको इक्वेशन के रूप में, बीजगणितीय रूप में बनाएंगे। तो यदि हमें 1 kg सेव का मूल्य मालूम हो जाए तो हम कितने kg सेव हों उनका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि 1 kg अंगूर का मूल्य हमें प्राप्त हो जाए तो कितने भी kg अंगूर हों उसका मूल्य हम बता सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न यदि आते हैं, ऐसे प्रश्न अगली प्रश्नावली में भी हैं, और उस प्रश्न को भी हमें इसी प्रश्न की भांति करना होगा। तो यहाँ पर हम 1 सेव और 1 अंगूर के मूल्य को पहले हम मान लेंगे। तो हल लिखेंगे यहाँ। तो माना कि 1 kg सेव का मूल्य x रुपए है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपए है। अब यहां बोला गया है पहले कंडीशन में, तो यहां लिख दिया करेंगे हम कि प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। पहली जो शर्त है उसको हम प्रथम शर्त लिख देंगे। तो क्या कहा है कि 2 kg सेव, तो 1 kg सेव का मूल्य यदि 1x रुपए है तो 2 kg सेव का मूल्य कितना होगा 2x, और 3 kg सेव का मूल्य कितना होगा 3x। यानी कि हम गुणा करते जाएंगे, हमें उतनी kg का मूल्य ज्ञात होता जाएगा। तो यहां कहा गया है कि 2 kg सेव, यानी 2 kg सेव अर्थात 2x, और प्लस 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का मूल्य y है, और दोनों का मूल्य मिला करके कितना कहा गया है 160, यानी 160 रुपये। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन को हम देखेंगे, तो उसमें बोला गया है कि 4 kg सेव, तो 4 kg सेव का मूल्य यानी 1 kg का 1x, तो 4 kg का 4x, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस, और 2 kg अंगूर, तो 2y हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा यहाँ यानी 300 रुपये। ये दिया गया है, तो इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो ये हमें दोनों इक्वेशन मिल गए, तो ये हमारा हुआ बीजगणितीय रूप। अब इसको हम ग्राफी रूप में भी दर्शाएंगे। तो ग्राफी निरूपण के और भी प्रश्न हमें आगे मिलेंगे, तो इसी प्रश्न में ही भली भांति आपको समझ लेना है कि ठीक इसी प्रकार से जो भी ग्राफी प्रश्न आएंगे ऐसे ही हमको करना होगा। तो यहाँ समीकरण 1 से तो लिखेंगे 2x प्लस y इक्वल 160। तो आसानी के लिए या सुविधा की दृष्टि से हम यहाँ पर जो भी ग्राफी के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें सदैव y एक साइड रखना है और सारी चीज़ें
एक साइड रखना है। तो यहाँ y हम यहाँ रखेंगे 160, 2x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस के -2x हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं पक्षांतर से। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं पक्षांतर से। तो ये हमारा समीकरण 1 से हमने ये बनाया। अब इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उन बॉक्स की सहायता से ही हम आलेख खींचेंगे। तो इसके लिए हम बॉक्स यहाँ ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का बॉक्स। और चूंकि हम 2 मान निकालेंगे, 2 मान ही पर्याप्त होते हैं ग्राफ बनाने में, तो इसको लिख देंगे समीकरण 1 का बॉक्स। अब यहां से हम x और y के 2 मान निकालेंगे। तो यदि हम यहां पर x इक्वल कोई यहाँ ऐसी संख्या रखेंगे जिससे कि हमें ग्राफ खींचने में भी आसानी होगी, तो ये हम अपनी स्वेच्छा से x का कोई भी मान ले सकते हैं। तो मान लो यहाँ हमने x का मान यदि 40 लिया तो यहाँ कितना होगा 80। तो 80 बचेगा, यानी कि थोड़ी अधिक संख्या हो रही है। यदि हम यहाँ 50 ले लें तो करीब करीब 100 यहाँ मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो यहाँ हम लेंगे x का मान 50, यानी कुछ भी रख सकते हैं, 40, 50, 60 जो भी हो 50 से। तो ये y हमें मिलेगा 160 माइनस 2 इंटू 50। तो इसको लिख देंगे हम 160 माइनस ये 100 और इक्वल हो जाएगा ये 60। तो इसको हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। तो x 50 लिया था हमने, तो y का मान हमें मिला यहाँ 60। अब इसी प्रकार से हम x का पुनः दूसरा मान लेंगे। तो x इक्वल अब की बार हम 60 ले लेते हैं। तो y होगा हमारा 160 माइनस 2 इंटू, यानी इसी में रखेंगे, ये जो हमने इक्वेशन से y इक्वल प्राप्त किया था इसी में मान रखेंगे। तो x के स्थान पर हमने रखा यहाँ 60। तो ये y इक्वल हो जाएगा 160 माइनस 120। तो यहाँ यदि 160 में से 120 घटाएंगे तो हमें यहाँ 40 प्राप्त होगा। तो यहाँ x का मान जब 60 किया तो हमें यहाँ मिला 40। अब इसी प्रकार से हम दूसरा इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ लेते हैं और दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम यहाँ बॉक्स बना देंगे। x y और यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 का बॉक्स। तो अब समीकरण 2 लिया तो इसमें भी हम y एक साइड रखेंगे और सारी चीज़ों को एक साइड यानी दूसरे पक्ष में कर देंगे। तो यहाँ पर 2y हमने इसी पक्ष में रखा और 4x को हम बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का चिन्ह वहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो इक्वल 300 माइनस 4x। अब यहाँ y चाहिए सिर्फ, तो y इक्वल हो जाएगा 300 माइनस 4x अपॉन 2। अब यहाँ यदि हम ध्यान दें तो 2 से हमारे ये भी डिवाइड हो जाएंगे और ये भी डिवाइड हो जाएंगे। तो कहने का आशय नॉमिनेटर में 2 हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 यदि कॉमन लेंगे तो 150 और माइनस 2x और अपॉन 2। तो अब ये 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो ये हमें समीकरण 2 से प्राप्त हुआ। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ x के मान रखे थे उसी प्रकार से x के हम अपनी स्वेच्छा से मान रखेंगे तो हमें ये मान y के प्राप्त हो जाएंगे। तो मान लो यहाँ x का मान हमने 50 रख दिया तो y हमें कितने मिलेंगे ये देख लेंगे। तो y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 50, यानी कि x इक्वल 50 रखने पर इस तरह लिख देंगे। तो ये y इक्वल हो जाएगा 150 माइनस 100 इक्वल हो जाएंगे ये 50। तो x का यदि हमने 50 मान रखा तो y का मान भी हमें 50 मिला।
अब हम दूसरा मान रख लेंगे। मान लो हमने 60 रख दिया, तो ये 150 माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर हम 60 रख देंगे और यहाँ लिख देंगे x इक्वल 60 से, यह रखने पर। इस प्रकार हमें परीक्षा में भी लिखना है यदि ऐसा प्रश्न आता है। तो ये y इक्वल हो जाएंगे 150 माइनस 120। तो ये 150 से हम 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे यहाँ 30। तो यहाँ यदि हमने 60 रखा तो हमें मिले यहाँ 30। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों समीकरण से दो बॉक्स बने जिनमें कि x और y के मान हैं। अब इन्हीं मान के आधार पर हम ग्राफ का निरूपण करेंगे। तो अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे और इस ग्राफ से आप सभी 10th के स्टूडेंट्स भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये ग्राफ क्लास 9th में भी बनाए गए थे। तो यहाँ देखेंगे x लाइन और y लाइन, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम बनाते हैं। तो यहाँ ये x अक्ष होता है और ये वर्टिकल वाली लाइन होती है, इसको हम y अक्ष बोलते हैं। और इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सब हम कक्षा 9th में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे न्यूनतम इसमें 30 दिया है और अधिकतम 60 दिया है। तो उसी हिसाब से हम इनको समान दूरी लेकर के डिवाइड कर लेंगे अक्षों को। तो यहाँ हम 10-10 की दूरी लेके चलेंगे। मान लो ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70 तक। और इसी प्रकार से हम चारों ओर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि x अक्ष पर 0 से राइट साइड में हमेशा ये धनात्मक होते हैं मान और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार से y अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक मान होते हैं और नीचे की ओर ऋणात्मक मान होते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के बॉक्स को देखेंगे। तो यहाँ देखिए x इक्वल 50 लिखा हुआ है, तो x का मान यहाँ 50 लेंगे। तो यानी 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ हम चिन्हित कर देंगे इसे। और उसके नीचे देखेंगे y का मान। तो y का मान 60 है, तो y धनात्मक 60 है, तो ये हम इधर देखेंगे तो ये मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम 50 को बिंदु लेकर के y अक्ष के समांतर सीधी रेखा खींचेंगे और बिंदु 60 से x अक्ष के समांतर हम दूसरी रेखा खींचेंगे। तो ये दोनों हमें यहाँ इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको हम बिंदु को कोई नाम दे सकते हैं। मान लो इसको हमने a बिंदु नाम दे दिया। अब इसी प्रकार से हम x इक्वल 60 लेंगे। तो ये हमने लिया यहाँ 60 और y की वैल्यू है 40, तो 40 ये मिला। अब जिस तरह हमने इनको दोनों को x और y के समांतर बढ़ाकर मिलाया था, इसी प्रकार से इनको भी मिलाएंगे तो हमें दूसरा बिंदु मान लो b मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु a और b मिले। अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। इस रेखा को हम कितना भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 के बॉक्स के मान को देखेंगे और इसके आधार पर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे x इक्वल 50 है, तो ये हमें 50 दिया है यहाँ, और y भी 50 दिया है, तो y का धनात्मक मान 50 यहाँ होगा। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, यानी इसको x के समांतर ले जाएंगे इसे और ये 50 तक जाएगा, तो 50 हमें यहाँ मिलेगा। x का मान 60 लेंगे और y की वैल्यू देखेंगे तो 30 है, तो 30 हमें y में यहाँ मिला। तो 30 को हम 60 यानी यहाँ तक समांतर x के खींच देंगे 30 से होकर के। तो ये बिंदु, इसको हम D नाम दे देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर के हम दूसरी रेखा खींच देंगे, समीकरण 2 की रेखा। तो इस प्रकार से समीकरण 1 की रेखा मान लो ये L है और समीकरण 2 की रेखा मान लो ये M है। तो ये दोनों हमें रेखाएं प्राप्त हुई। तो यही इनका आलेखी निरूपण हुआ। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल यानी कि समांतर, तो समांतर जब होती है तो इसका कोई भी हल ही नहीं होगा। तो अब यहाँ हम एक्सरसाइज 3.2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हल कराएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है
तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके इसमें भी बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसमें हम एक क्वेश्चन 5th वाला लेते हैं जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों इक्वेशन की हम तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो जैसे A1 A2 से, तो यहाँ A1 इक्वल हमारा हो जाएगा 4/3 और B1 हो जाएगा 2 और C1 हो जाएगा 8। तो इस समीकरण में यदि हम A1x B1y इक्वल C1 से तुलना, तो हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ A2x B2y इक्वल C1 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो यहाँ हमें A2 मिलेंगे 2 और B2 मिलेंगे 3 और C2 मिलेंगे 12। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे 3 दिए हुए हैं, तो हम दोनों तरफ प्रत्येक में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ यदि हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे, तो ये 3 से 3 हमारे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 4x प्लस 6y इक्वल ये 24 मिलेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 2 से ये डिवाइड भी हो सकते हैं, यानी 2 का यदि प्रत्येक में भाग दें तो दोनों साइड में भाग भी चला जाएगा, या हम अब इनको तुलना करके लिख भी सकते हैं। तो डिवाइड कर दें यदि 2 से प्रत्येक में भाग देने पर, तो 2 का प्रत्येक में भाग देने पर, तो यहाँ मिलेंगे हमें 4x/2 6y/2 24/2। तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से ये 12 हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल 12 हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन सरल रूप में आ गया। अब इसकी तुलना हम कर देंगे A1x B1y इक्वल C1 से तुलना। तो यहाँ A1 मिल जाएंगे हमें 2 और B1 मिल जाएंगे 3 और C1 मिल जाएंगे 12। अब यहाँ देखेंगे कि A1/A2, तो A1 2 और A2 भी 2। इसी प्रकार B1/B2, तो B1 3 और B2 3 और C1/C2, तो C1 12 और C2 भी 12। इनको कट कर देंगे, 3 1 जा 3। तो यहाँ देखेंगे हम कि A1/A2 1/1, B1/B2 1/1, C1/C2 1/1, यानी कि तीनों हमें यहाँ समान मिले। अतः A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी तीनों समान हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो समीकरण के अनंतता अनेक हल होते हैं और निकाय कैसा होगा? संगत होगा। तो अब ये एक्सरसाइज 3.2 का 5th क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसकी अर्ध परिमाप 36 मीटर दी गई है। तो उस बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। विमाएँ अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हल करेंगे इसे। तो ये हम दिया में लिख देंगे कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और परिमाप 36 मीटर है और अभीष्ट बाग की विमाएँ। तो अब हमको इसमें जो विमाएँ ज्ञात करनी है उसको मान लेना है, पहले उनको एज्यूम कर लेना है। तो मान लो हमने ये मान लो किसी प्रकार से ये आयताकार ये बाग इस प्रकार का बना हुआ होगा, तो इसे हम लंबाई बोलते हैं, लेंथ, और ये होगी चौड़ाई। तो लंबाई को यदि हम x मान लें और चौड़ाई को y मान लें, तो यहाँ लिख देंगे हम, माना कि बाग की लंबाई यानी x मीटर तथा चौड़ाई इसको हम y मीटर मान लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पहली कंडीशन क्या दी है। तो इसमें बताया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार लिख देंगे हम
प्रश्नानुसार क्या बोला कि लंबाई इक्वल चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी जो भी चौड़ाई होगी उससे 4 मीटर अधिक कर दिया जाए तो हमें लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार के सवालों पे विशेष ध्यान देना है। तो खासकर बच्चे ये समझ लें जिसके साथ में से या का लगा हुआ हो और से अधिक है या से गुनी है या से कम है, तो जिसके साथ में लगा हो उसको हम पहले मानते हैं और बराबर लगा करके तुलना कर लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, तो चौड़ाई के साथ में हम 4 जोड़ देंगे। कम कहा जाता तो यहाँ घटा देते, गुणा कहा जाता तो यहाँ हम गुणा कर देते। तो लंबाई कितनी मानी हमने x, तो यहाँ लिख देंगे x और चौड़ाई y और +4। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बन रहा है। या हम x y को एक साइड कर सकते हैं तो हो जाएगा x - y = 4। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है कि इसकी अर्ध परिमाप 36 मीटर दी हुई है। अर्ध परिमाप कितनी दी गई है, 36। तो जब कोई चीज़ दी हो तो उसे हम इक्वल करके सामने लिख देते हैं, यानी जिसका सूत्र हो। तो आयत की परिमाप क्या होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई को दुगना कर दें, यानी परिमाप यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ तक प्लस यहाँ से, यानी चारों ओर की सीमा का योग परिमाप कहलाता है। तो आयत की परिमाप क्या होगी, यानी कि 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, इस प्रकार से हो जाएगी ये आयत की परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, परिमाप की आधी। आयत की अर्ध परिमाप हमको ये दी गई है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का दुगना। तो परिमाप में क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 2 और ब्रैकेट में लंबाई, लंबाई यानी x, चौड़ाई यानी कि y। तो या यहाँ हो जाएगा 2 × 36, इस प्रकार से कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 2 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, या कह दें ये मल्टीप्लाई में है तो इनसे और ये कट जाएंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो कट जाएंगे। या मल्टीप्लाई में दोनों साइड होती हैं संख्याएं और समान होती हैं तो उनको हम काट सकते हैं। तो हमें यहाँ मिल जाएगा x + y = 36। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को हल कर देंगे तो हमें बाकी विमाएँ प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ हम हल करेंगे इसे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा x - y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और x + y = 36, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसे हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्टता कहा नहीं गया कि विलोपन विधि से करना है कि प्रतिस्थापन से करना है कि आलेखी विधि से करना है। तो जो भी हमें सुविधा लगे हम उस विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में देखेंगे कि ये दोनों समान है, यानी कि x x और y y में से हमें एक समान बनाना होता है। तो यहाँ हमें दोनों समान दिए हैं, सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ y माइनस और प्लस है, तो ये अलग हो गए। तो यहाँ हम जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, यानी जब प्लस माइनस के हमें इक्वल मिल जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ने पर लिख देना है। और जब हमें चिन्ह परिवर्तन करना होता है तो सदैव लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ जोड़ देंगे तो प्लस माइनस के समान समान कट जाएंगे, तो ये जुड़ करके हो जाएंगे 2x = ये हो जाएंगे 40, 36 + 4, और x इक्वल हो जाएंगे 40/2। तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे 20, तो x इक्वल हो जाएगा 20। तो एक विमा हमें ये प्राप्त हो गई, अर्थात लंबाई हमें बाकी 20 मीटर प्राप्त हुई। अब इस x का मान हम रख देंगे किसी भी समीकरण में। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यानी x - y = 4। तो x का मान है 20, तो माइनस y = 4। तो अब y यही जैसे रखें हम, तो -y = ये 4 हो जाएंगे, और 20 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो -20 हो जाएंगे। तो -y = हो जाएंगे ये -16। अब दोनों संख्याएं ये अकेली अकेली संख्याएं होती तो उनके चिन्ह यदि माइनस माइनस में है तो कट जाएंगे।
तो y इक्वल हो जाएगा 16। तो यानी कि दूसरी विमा हमें ज्ञात हो गई। तो यहाँ लिख देंगे, अतः बाग की अभीष्ट लंबाई कितनी हुई, 20 मीटर। ये ध्यान रखना, मीटर में यदि दी हुई है चीज़ें तो हमें उसी इकाई में लिखना है। और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हुई, 16 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। तो यही विमाएँ हुई। अब हम अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का ये 7 क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है दो समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, 3x प्लस 2y माइनस 12, और इसका ग्राफ बनाने को बोला है। और कहा गया है कि x अक्ष से और इसके बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दो चीज़ें ज्ञात करना है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें ज्ञात है। तो यहाँ पर हम x या y कोई भी एक मान ज्ञात कर लेंगे, यानी x या y में से किसी को भी एक साइड में ले लेंगे। तो माइनस वाई को यदि हम दूसरी साइड में पहुँचा देंगे तो ये हमारा प्लस वाई बन जाएगा। तो x और ये प्लस 1 यहाँ रह जाएगा और माइनस वाई दूसरी साइड में जा करके प्लस वाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल एक्स प्लस 1। अब इससे हमें दो मान ज्ञात कर लेना है ग्राफ खींचने के लिए, जैसा कि हम पहले प्रश्न में ग्राफ खींचा था। तो इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेंगे। मान लो समीकरण 1 का बॉक्स है ये, और समीकरण 2 का भी बॉक्स हम यही बना लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे और इनके मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ x के कोई भी हम दो मान ले लेंगे। तो यहाँ मान लो x इक्वल, यदि हम 0 ले लें तो y हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 से, तो y इक्वल हो गया 1। तो y बराबर 1 हो गया। अब दूसरा मान ले लेंगे हम। अब यदि हम x इक्वल 1 ले लें तो y हो जाएगा 2। तो x बराबर 1 से। अब यहाँ हम समीकरण 2 को लेंगे, तो समीकरण 2 हमारा लिख देंगे यहाँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर भी हम y को एक साइड रखेंगे और 3x और माइनस 12 को एक साइड ले जाएंगे। तो ये 2y इक्वल हो जाएंगे प्लस 12, यानी कि माइनस के उधर प्लस हो जाएंगे, और माइनस 3x। तो y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो ये बन जाएगा हमारा एक तरह से इक्वेशन। अब इसमें हम x के दो मान लेंगे तो y के हमें दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ भी देखेंगे हम, तो x इक्वल मान लो हमने यहाँ ले लिया 4, तो x इक्वल 4 से। तो y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो ये मिल जाएंगे हमें 12 माइनस 12 अपॉन 2, यानी कि 0 अपॉन 2 इक्वल 0। तो x बराबर 4 लेने से हमें y बराबर 0 प्राप्त हो गए। अब यहाँ x का हम और कोई मान सोचेंगे कि 2 से फिर वो डिवाइड हो जाए 12 से घटाने के बाद। तो यहाँ ले लेंगे हम x इक्वल 6 से। तो y इक्वल हमें हो जाएंगे 12 माइनस 3 इंटू 6, यानी x के स्थान पर हमने 6 लिख दिया अपॉन 2। तो ये बराबर हो जाएगा 12 माइनस 18 अपॉन 2। अब 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये माइनस 6 मिल जाएंगे अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो x 6 होगा और ये माइनस 3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों बॉक्स के माध्यम से ग्राफ खींच देंगे। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बना देंगे x और y अक्ष लेकर के। तो x डैश y और y डैश। तो समान दूरी पर हम यहाँ ले लेंगे मान। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से हम चारों तरफ मान रख देंगे। तो x के धनात्मक मान लिए, x के ऋणात्मक मान लिए, y के धनात्मक, y के ऋणात्मक। अब देखेंगे बॉक्स 1 में, तो x का मान 0 है तो ये 0 मिलेगा हमें यहाँ, y का मान 1 है प्लस 1 है तो 1y हमें ये मिलेगा। तो एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से लाइन जाएगी।
आप देखेंगे x इक्वल 1 है प्लस का, तो ये है x प्लस का, और y इक्वल 2 है तो 2 हमें ये मिलेगा। इन दोनों को एक दूसरे की ओर हम समांतर ले जाएंगे तो ये बिंदु मिल जाएगा हमें। तो ये हमारा गुणांक हो जाएगा, यानी x 0 और y 1 तो लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा ये 1 और y 2। इसको हम पटरी से मिला देंगे तो ये हमारी देसी पटरी है, और इसको रख करके हम मिलाएंगे। तो इस तरह से ये लाइन हमारी खींचेगी। इसको हम और आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो इसको नाम दे देंगे एल रेखा, और जो इक्वेशन है उसको हम इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब इसी प्रकार से हम दूसरे बॉक्स से लाइन खींचेंगे। इसमें x इक्वल 4 है, तो x इक्वल 4 ये है, और y 0 है, तो 0 यानी यही। तो ये बिंदु हमें मिला एक, तो इसके गुणांक हम लिख देंगे 4 और 0। तो इसको 4 और 0। आप देखेंगे x इक्वल 6 दिया है तो 6 ये है, और y माइनस 3 दिया है तो -3 ये मिलेगा यहाँ। अब इन दोनों को एक दूसरे के समानांतर ले जाएंगे। 6 से होकर के ये y के समांतर और 3 से होकर के x के समांतर, तो ये बिंदु हमें यहाँ मिल जाएगा। अब इस बिंदु को और ये 4 पे जो मिला था इसके भी गुणांक लिख देंगे हम 6 माइनस 3। तो इसे भी हम अपनी देसी पटरी से इन बिंदुओं को भी मिला देंगे। तो ये हमारी रेखा दूसरे समीकरण की हुई। तो इसको रेखा को नाम दे देंगे एम रेखा। अब देखेंगे दोनों रेखाएं ये हमारी यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं। तो देखेंगे ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये हमने ए बिंदु ले लिया और फिर यहाँ तक यानी एक्स अक्ष तक आना है, तो एक्स अक्ष हमारा ये यहाँ भी है माइनस का, इसको हम बी बिंदु ले लेते हैं, और यहाँ ये हमारा हो जाएगा सी बिंदु। अब इनके निर्देशांक बताना है, तो ये हुआ छायांकित, इसको करना है तो इस तरह से हम छायांकित कर देंगे, तो ये बन जाएगा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक पूछा गया है तो उसे हम लिख देंगे। तो ए के निर्देशांक, ए बिंदु से यदि हम y अक्ष की ओर देखेंगे तो ये 3 पे मिलता है, और इसे यदि x अक्ष की ओर ले जाए तो ये 2 पर मिलेगा। तो ये निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 3। अब यहाँ देखेंगे ये b बिंदु के निर्देशांक, तो ये b का निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो देखेंगे ये मिल रहा है लाइन पर ही, लाइन पर यानी कि x माइनस 1 हो रहा है और y इसका 0 हो जाएगा। तो ये x अक्ष है और -1 पर मिलता है, तो x यानी -1 होगा और y इक्वल 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखेंगे c बिंदु के निर्देशांक, तो c बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, तो ये 4 यानी x बराबर 4 पर ये बिंदु c हमें प्राप्त होता है, और y यानी कि 0, तो x 4 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो ये हमारा अभीष्ट हल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। तो इसमें ये समीकरण हमको दिया गया है और y इक्वल mx प्लस 3 दिया है, तो m का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे कि समीकरण को हमें सरल करना है। अब कौन सी विधि से करना है, तो हमने आपको विलोपन विधि से बता दिया है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे, क्योंकि विलोपन, प्रतिस्थापन और आलेखीय 3 विधियां ही इस वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, और बीजगुणन को इस वर्ष हटा दिया गया है, इसलिए 3.5 एक्सरसाइज उससे संबंधित है, तो उसमें से नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 11, ये हमें इक्वेशन फर्स्ट दिया है। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम या तो x का मान निकाल लें या y का मान ज्ञात कर लें सेपरेट। तो हम यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x
इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y, यानी 3y को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के दूसरी साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो ये हुआ, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 3, यानी तीसरा समीकरण। अब इस तीसरे समीकरण का मान समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ पहले, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखेंगे x का मान हमने ये यहाँ ज्ञात किया हुआ है, तो जहाँ x है वहाँ हम इस मान को रख देंगे। तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर लिखेंगे हम 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये x के स्थान पर लिख दिया, और ये 2 इस समीकरण में दिए हुए हैं। अब है माइनस 4y इक्वल होगा 24। अब ये 2 यहाँ हैं दोनों में, इससे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ शेष बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल 24। अब इसको हम यहाँ करेंगे तो y और ये y, 3y माइनस 4y, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस की संख्याएं सदैव जुड़ करके माइनस की ही होती हैं, तो 3y 4y यानी कि 7y, तो माइनस 7y, और ये संख्या हम एक साइड कर देंगे इक्वल 24, और ये 11 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे 11, तो माइनस 7y इक्वल हो जाएंगे 4 और एक 5 2 3 यानी माइनस 35। तो माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएंगे 35 अपॉन 7, तो 7 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 5 35, तो y मिला हमें 5। तो ये y की वैल्यू हुई। अब हमें m का मान निकालना है, तो हमें x की वैल्यू भी चाहिए। तो अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2 लिख दिया करेंगे यहाँ इक्वेशन 3। तो x इक्वल 11 माइनस 3 इंटू वाई यानी 5 अपॉन 2, तो x इक्वल होगा 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि एक संख्या प्लस एक माइनस तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं घटते हैं। तो 15 से 11 घटाएंगे, माइनस के 4 यहाँ बचेंगे, अपॉन 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मिलेंगे हमें -2। तो ये x का मान हो गया। अब हमें ज्ञात करना है m का मान, तो यहाँ लिख देंगे m के मान के लिए, तो ये y बराबर mx प्लस 3 ये दिया हुआ है। तो y का y मान रख देंगे 5, y के स्थान पर 5 लिख देंगे, और m इंटू एक्स के स्थान पर -2 लिख देंगे और +3 लिख देंगे। अब इनको हल करेंगे तो 3 को हम इस साइड में लाएंगे, तो 5 को -3 हो जाएंगे, -2m हो जाएंगे। तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ +2 मिलेंगे, यहाँ -2m मिलेंगे। अब -2 को यदि हम इधर लाएं तो ये डिनोमिनेटर में आकर के 2 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 अपॉन -2 इक्वल रह जाएंगे यहाँ m। तो 2 से 2 यहाँ डिवाइड हो जाएंगे 1, तो -1 इक्वल हो जाएंगे m, या लिख देंगे m इक्वल -1। तो ये m का अभीष्ट मान हो गया, यही होगा आंसर। अब ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3। तो इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है,
तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। बहुत इजी प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ हमें संख्याएं पता नहीं है तो हम मान लेंगे यहाँ, तो माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या इसको y मान लेंगे। अब जो प्रश्न में कहा गया है उसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो पहली कंडीशन दी है तो लिख देंगे प्रथम शर्त से। तो पहली कंडीशन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि यदि हम इनको माइनस करें एक दूसरे को तो हमारा अंतर कितना होगा 26। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरी शर्त लेंगे यदि, तो इसमें बोला गया है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यानी दूसरे के साथ में 3 गुणा करेंगे तो हमें एक संख्या बन जाएगी। तो एक संख्या कितनी मानी हमने यहाँ x, और दूसरी की 3 गुनी, तो दूसरी यानी कि y, तो y का 3 गुना यानी कि 3y, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोला गया है। यदि एग्जाम में बोला जाए तो करना है, वरना जिस विधि से सरल लगे उससे आपको करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम इनको पक्षांतर नहीं करेंगे। तो यहाँ हमें x का मान मिल रहा है 3y, तो जहाँ x रहेगा वहाँ मान रख देंगे। तो समीकरण 2 से चाहे हम x का मान निकालें चाहे 1 से, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 यानी कि x माइनस वाई इक्वल 26 ये है, और 2 से हमने x का मान इसमें रख देंगे। तो x की जगह रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26। तो x के स्थान पर ये मान रख दिया और y यथावत 26 यथावत। तो 3y में से एक y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2y इक्वल हो जाएंगे 26। तो यहाँ y इक्वल हो जाएगा 26/2, अर्थात ये हो जाएंगे 13। तो ये y का मान हो गया 13, एक मान हमें निकल आया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ देखेंगे तो x इक्वल 3y, ये हमारा समीकरण 2 है। तो x इक्वल 3 इंटू y यानी 13, तो ये x का मान हो जाएगा हमारा 39। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 39। तो ये दूसरा मान हो गया। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्याएं। तो अतः तो एक संख्या को हमने x बोला था तो x हो गया 39, और दूसरी संख्या को y बोला था तो y हमें कितने प्राप्त हुए 13। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इजी सवाल था। तो यहाँ पर 3.3 का क्वेश्चन 3 का 2 दिया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दो संपूरक कोण दिए गए हैं और ये बताया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें दोनों कोण ज्ञात करना है। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है परीक्षा में छात्रों को ये परखने के लिए कि कोणों का ज्ञान उनको है अथवा नहीं। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं ये आप सबको मालूम होगा कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ लिख देना है कि चूंकि हम जानते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। हमें ये कोण ज्ञात नहीं है, छोटा कोण बड़ा कोण कौन सा कोण है। तो मान लो कि बड़े कोण को हम x नाम दे देते हैं। तो माना कि बड़ा कोण इक्वल x अंश है, तब छोटा कोण बराबर y अंश है, या लिख देंगे यहाँ x बड़ा y से। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हैं हम। अब इनको कंडीशन में रख देंगे। तो दो संपूरक कोण अर्थात यानी कि दोनों कोण को जोड़ देंगे। तो पहली शर्त से लिख देंगे यहाँ। तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री। तो
तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगा। और दूसरा इक्वेशन यानी दूसरी शर्त से मिलेगा। तो दूसरी शर्त होगी हमारी कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण यानी कि x इक्वल छोटा कोण यानी कि y, तो y से कितना अधिक है 18। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल। तो फिर जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था सेम उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 यानी कि x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ x के स्थान पर y प्लस 18 रख देंगे। तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। तो y यानी कि 2y हो जाएंगे और 180 से माइनस 18 घटा देंगे। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल मिल जाएगा हमें, यानी 10 में से 8 जाएंगी तो यहाँ 2 बचेंगी और यहाँ 6 बचेंगे और 162 हो जाएंगे और अपॉन हो जाएंगे 2, यानी कि ये y के साथ में 2 थे तो यह हम इनको अलग कर देंगे। तो इसको लिखेंगे यहाँ। तो y बराबर हो जाएंगी 162 अपॉन 2, इनसे डिवाइड हो जाएंगे तो 2 8 जा और 2 1 जा, यानी y बराबर 81 डिग्री हमें एक कोण ये मिल जाएगा। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यानी x इक्वल वाई प्लस 18 इसको लिख देंगे। अब y यानी 81 प्लस 18 मान रख दिया तो ये हमें जुड़ करके मिलेंगे 819 डिग्री, अर्थात x बराबर हुआ 99 डिग्री। तो ये दोनों कोण हमें निकल के आ गए। तो लिख देंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री, ये हुआ आंसर। तो एग्जाम में पूछे जा सकने वाला अगला क्वेश्चन हमारा ये इम्पोर्टेंट ये दिया गया है। तो ये भाषा वाला क्वेश्चन है और आयु वाला। तो एग्जाम में अक्सर आयु से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आयु से संबंधित नहीं आएगा तो इसमें से एक भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2 अंकों वाली संख्या, यानी ये 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं। और सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आगे चल के कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझना है। तो यहाँ बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना होगी और 5 वर्ष पहले यानी पूर्व में जैकब की आयु कितनी थी, यानी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरह से। तो वर्तमान आयु पहले तो हम मान लेंगे यहाँ कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो ये दोनों की वर्तमान आयु हो गई। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या बोला है, पहले 5 वर्ष बाद। तो जब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद ऐसा बोला जाए तो छात्रों को सबसे पहले लिखना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो ऐसे प्रश्न को तरीके से करना होगा। तो 5 वर्ष बाद के अनुसार हम दोनों की आयु बनाएंगे पहले। तो 5 वर्ष बाद यानी जैकब की आयु, तो वर्तमान यानी कि आज जैकब की आयु कितनी है, x वर्ष। तो आज यदि उसकी x वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी होगी, यानी आज जैसे किसी की आयु 10 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी होगी, उसमें 5 जोड़ देंगे। तो
तो आज की जो आयु होती है उसमें हम बाद कहेंगे तो उतनी आयु जोड़ देंगे, तो उस समय की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ आज की आयु यानी कि x वर्ष है, हमें कोई संख्या पता नहीं है तो हम x मान के चलेंगे, उसमें 5 वर्ष जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x + 5। अब x का जो भी मान आएगा तो वो हमें 5 जुड़ करके एक्यूरेट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x + 5। अब 5 वर्ष जैकब की बढ़ेगी तो उसका बेटा भी बढ़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु वर्तमान में y है, तो 5 साल बाद के अनुसार y + 5 हो जाएगी। इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसको हम शर्त में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त से, यानी पहली कंडीशन जो कहा है वो लिख देंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद के अनुसार कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की तिगनी है। तो जैकब की आयु 5 के अनुसार कितनी हुई, x + 5, और ये इक्वल होगी पुत्र की आयु के 3 गुणे के, तो 3 गुणा y + 5, ये कंडीशन में रख दिया। अब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x + 5 इक्वल हो जाएगा 3y + 15। अब x y को एक साइड में कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, x - 3y हो जाएंगे, साइड आएंगे, इक्वल ये 15 और 5 जाएंगे उधर तो माइनस के 5 होंगे, तो ये हो जाएंगे x - 3y = 10। तो ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। तो अब हम दूसरी बात को लेके चलेंगे, यानी दूसरी कंडीशन क्या है। अब कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व यानी कि पहले, आज से पहले, वर्तमान से पहले, तो 5 वर्ष पूर्व के अनुसार हम दोनों की आयु को बनाएंगे यहाँ। तो फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पहले यानी कि आज कितनी है x, तो 5 साल पहले कितनी होगी, यदि आज आयु 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, यानी कि उसमें से 5 घटाएंगे, तो आज की आयु में से 5 घटा देंगे, x - 5 वर्ष, और ये ध्यान रखना यहाँ वर्ष लिखना है। और 5 साल पहले बच्चे की कितनी होगी, तो 5 वर्ष पूर्व किसकी, पुत्र की आयु, तो ये हो जाएगी y - 5। ये अब देखेंगे यहाँ कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले पुत्र की 7 गुनी थी, तो यहाँ रख देंगे कंडीशन में। तो जैकब की आयु यानी कि x - 5 इक्वल हो जाएगा पुत्र की आयु का 7 गुना, यानी 7 × y - 5। अब हम इसे करेंगे आगे यहाँ, तो x - 5 इक्वल, ये 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7y - 7 तो -35, तो इनका पक्षांतर करेंगे तो y को इस साइड में लाएंगे तो -7y हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे -35 और +5, तो यहाँ लिख देंगे ये पक्षांतर से, तो x इक्वल हो जाएगा x - 7y इक्वल हो जाएंगे -30, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा दूसरा। अब इसे हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, तो प्रतिस्थापन की एक्सरसाइज है तो हम उसी विधि से हल भी करेंगे। तो समीकरण 1 से लिख लेंगे यहाँ, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम x निकाल लेंगे, x = 10 और 3y उस साइड में जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे 3y, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से, और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 3। अब x बराबर ये निकाल लिया समीकरण हमने 1 से, अब समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 ज्ञात किया हमने, x - 7y इक्वल -30, ये हुआ समीकरण 2। अब जहाँ x है वहाँ रख देंगे हम मान उसका, तो x के स्थान पर 10 + 3y माइनस ये 7y इक्वल -30। अब y इनका हिसाब करेंगे तो 7y और +3y, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस देखें तो माइनस बचेगा, तो
तो यहाँ हो जाएगा -4y इक्वल -30 और 10 उस साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 10, तो -4y इक्वल हो जाएंगे 40। तो y से ये y कट जाएगा तो y इक्वल हो जाएंगे 40/4, यानी कि 4 बन जा 4, तो y इक्वल हो जाएंगे 10। तो ये हो गया y अर्थात पुत्र की आयु। अब निकाल लेंगे x, तो समीकरण 3 में मान रख देंगे, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमें ये दिया हुआ है, तो x इक्वल 10 + 3y, ये हो गया समीकरण 3। तो यहाँ x इक्वल 10 + 3 इंटू वाई, वाई यानी कि 10 हमने प्राप्त किया है, तो x इक्वल हो जाएंगे 10 + 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे ये 30, तो x हो जाएंगे ये 40, तो ये x का मान भी हो गया। तो लिख देंगे अतः जैकब की अभीष्ट आयु कैसी वर्तमान, तो वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।